नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस पाठशाला पर स्वागत है। सॉइल साइंस के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि, मृदा संरक्षण एवं तकनीक। यही दोस्तों टॉपिक रहेगा। 2 से 3 लेक्चर इसके होंगे और उसमें यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण, जल संचयन, क्षेत्र प्रबंधन जिसे वाटरशेड मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इस पर और जल निकास की मूल अवधारणा एवं विधियाँ, इस पर हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि तथा मृदा संरक्षण संबंधी जो भी तकनीकियाँ हैं, यह हमारा टॉपिक आज का रहेगा। तो आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एक एक करके चीज़ों पर बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 से 2 नंबर यहाँ से 1 से लेकर 2 नंबर तक के इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी विस्तृत टॉपिक है। मृदा सर्वेक्षण है, मृदा नमूना लेने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, मृदा को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है, मल्च का तरीका है या कई अन्य तरीकों के द्वारा मिट्टी को बचाया जा सकता है। तो पहला हमारा दोस्तों क्या है? मृदा सर्वेक्षण क्या है? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है पहले इसको ही समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ों के बारे में कभी कभी क्या होता है सीधे तौर पर डेफिनेशन से ही पूछ लिया जाता है। तो मृदा सर्वेक्षण है क्या और इसके उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ेंगे। ये हमारी पहली हेडिंग रहेगी, मृदा सर्वेक्षण क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। तो कह रहा है कि मृदा सर्वेक्षण कहते किसे हैं? तो मृदा सर्वेक्षण किसी क्षेत्र के भीतर मृदा संसाधनों की एक विस्तृत सूची होती है। तो मृदा सर्वेक्षण क्या होता है? मान लीजिए जो भी हमारा एरिया है उसके अंदर जो भी संसाधन उपस्थित होते हैं उनकी एक प्रकार की विस्तृत सूची है। अच्छा, मृदा जैसे अगर हम सिर्फ सर्वेक्षण की बात करें, सर्वेक्षण होता क्या है कि मान लीजिए हम किसी स्कूल गए, ठीक है, तो हमको वहाँ का कोई दौरा करना है। जैसे कि जो बीएड या बीटीसी वगैरह जो भी विद्यार्थी करते हैं, तो जब कोई कॉलेज विजिट करते हैं तो चीज़ों के बारे में उनको जानकारी कलेक्ट करनी होती है। और जैसे बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान जो रावे का सेमेस्टर वगैरह उसमें होता है, उसमें क्या होता है, गाँवों को विजिट करना होता है। तो उसमें क्या होता है, चीज़ों का आपको डाटा कलेक्ट करना होता है। तो डाटा किस लिए कलेक्ट किया जाता है कि उसका सर्वेक्षण ही तो किया जाता है। मान लीजिए आप किसी फील्ड पर गए हुए हैं, तो आपने वहाँ देखा कि कौन कौन से संसाधन हैं, खेती पर किस प्रकार की जाती है, खेती करने के लिए किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकार से उनकी विस्तृत सूची ही होती है। तो मृदा सर्वेक्षण क्या होता है कि मृदा सर्वेक्षण किसी क्षेत्र के भीतर जो मृदा संसाधनों की क्या होती है, एक प्रकार की विस्तृत सूची होती है, जिसमें मृदा मानचित्रों का एक सेट और एक पुस्तक भी शामिल है, जो विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए मृदा डेटा का वर्णन, वर्गीकरण और व्याख्या करती है। ये मृदा सर्वेक्षण की परिभाषा है मोटे तौर पर। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी के प्रकार, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वितरण क्या है, उपयुक्तता क्या है, इसकी जानकारी एकत्र करना और प्रदान करना होता है। तो जब हम सॉइल सर्वे करते हैं तो उसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं कि जैसे हम मिट्टी के प्रकार कौन सा है, या किस प्रकार की दलदली मिट्टी है, ऊसर मिट्टी है, बंजर मिट्टी है, या फिर लवड़ी मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है, और इस प्रकार की मिट्टी के लिए यहाँ पर किस प्रकार की फसल बेहतर रहेगी। ये सभी क्या होते हैं, सॉइल सर्वे में शामिल होते हैं। कि वहाँ की जो मिट्टी है कि उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसका वितरण किस प्रकार है, वो किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है, अर्थात हम किस प्रकार की फसल उसमें उगाएं जिससे बेहतर उपज हमें प्राप्त हो सके। यह जानकारी कृषि, भूमि उपयोग योजना, पर्यावरण संरक्षण, इंजीनियरिंग सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मान लीजिए हमें खेती करना है, तो इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी फसल किस प्रकार की भूमि में ठीक ठाक उगेगी। भूमि उपयोग योजना, पर्यावरण संरक्षण, किस प्रकार की खेती की जानी चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। मृदा सर्वेक्षण के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की कौन कौन से प्रकार है। तो हमारी हेडिंग क्या थी दोस्तों? हमारी हेडिंग थी कि पहली बात मृदा सर्वेक्षण है क्या और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो मृदा सर्वेक्षण को हमने समझ लिया, सॉइल सर्वे क्या है। अब बात करते हैं सॉइल सर्वे के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की। उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? उद्देश्य, तो अगर हम उद्देश्यों की बात करें, पहला हमारा उद्देश्य है कि मिट्टी के प्रकारों की पहचान और मानचित्रण। पहला हमारा उद्देश्य क्या है दोस्तों? मिट्टी के प्रकारों की पहचान और मानचित्रण, ये हमारा पहला उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्या क्या है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी की पहचान करना और उन्हें मानचित्र पर दर्शाना। तो मिट्टी के प्रकारों की पहचान करना और उसको मानचित्र पर दर्शाया जाना चाहिए, ताकि हमें चीज़ों को सुनियोजित प्रकार से हम चीज़ों को आकलित कर सकें और पहचान सकें कि हाँ किस प्रकार की मिट्टी किस फसल के लिए बेहतर साबित हो सकती है। दूसरा हमारा है कि मिट्टी की विशेषताओं का निर्धारण करना। विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि प्रत्येक मिट्टी के
प्रकार की भौतिक जैसे कि बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, मिट्टी की गहराई कितनी ठीक रहेगी, रासायनिक जैविक पोषक तत्व पीएच और जैविक गुणों का विश्लेषण करना, ये मिट्टी की विशेषताओं का निर्धारण करना उद्देश्यों में शामिल है। अगला हमारा है भूमि उपयोग के लिए मिट्टी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। इसमें क्या होता है, विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, निर्माण आदि के लिए मिट्टी की उपयुक्तता का निर्धारण करना। अगला हमारा है नंबर 4, मृदा संबंधी समस्याओं की पहचान करना। जैसे क्या, तो मृदा संबंधी समस्याओं की पहचान करना, मिट्टी के कटाव, जल भराव, लवणता आदि जैसी समस्याओं को पहचान करना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना। मान लीजिए किसी क्षेत्र में जब बाढ़ आती है दोस्तों, तो क्या होता है, जो हमारी टीम होती है वो जाती है वहाँ पर, उसका सर्वे करती है कि इसको कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर पैदा हुई हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, मिट्टी का कटाव कितना हुआ है, किस क्षेत्र में समुचित पटाई का कार्य आरंभ किया जाए, ये सभी चीज़ें दोस्तों इसमें शामिल होती हैं। तो मृदा संबंधी समस्याओं की पहचान की जानी चाहिए। इसमें देखा जाना चाहिए कि मिट्टी के कटाव का लेवल क्या है, या फिर यहाँ पर जल भराव तो बहुत ज़्यादा नहीं है, या मिट्टी जो हमारी उपलब्ध है या लवणता की स्थिति का सामना तो नहीं कर रही। इस प्रकार की समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। अगला हमारा है कि मृदा संरक्षण योजनाओं का विकास मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए संरक्षण योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो मृदा संरक्षण योजनाओं का विकास मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए संरक्षण योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। अगला हमारा है कि मृदा सर्वेक्षण विभिन्न पैमानों पर किए जा सकते हैं। जो सॉइल सर्वे हैं उनके पैमाने कई प्रकार से हो सकते हैं, जिनमें हो गया आपका विस्तृत सर्वेक्षण। विस्तृत सर्वेक्षण मोटे तौर पर छोटे क्षेत्रों की जानकारी, अभी हम सभी लोग विस्तार पूर्वक इन पर एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि विस्तृत सर्वेक्षण क्या होता है, अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण क्या होता है, इन सब पर अच्छे से बात करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर विशेषताओं में। तो मृदा सर्वेक्षण के कई पैमाने हो सकते हैं। जैसे कि विस्तृत सर्वेक्षण क्या होता है, कोई छोटा क्षेत्र है उसके लिए विस्तृत जानकारी कलेक्ट करना। मान लीजिए हमें किसी गाँव के बारे में, मान लीजिए कि हमारा कोई खेत है दोस्तों, अब हमको इसके बारे में सर्वेक्षण करना है, तो इसका तो हम विस्तृत लेवल पर सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसमें कितने कौन कौन से इसमें संसाधन है, कौन सी इसमें फसल लगी है, किस प्रकार की मिट्टी है, इसका तो हम विस्तार पूर्वक सर्वेक्षण कर सकते हैं का अच्छा समय दे करके समझ। अब मान लीजिए कि हमारे ये कोई, जैसे कि मान लीजिए अब हमें नेपाल दोस्तों देश का सर्वेक्षण करना है। अब अगर हमें नेपाल का सर्वेक्षण करना है तो उसमें क्या रहेगा, हमको इसका विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आपने हम भारत का ही ले लेते हैं, नेपाल का क्यों लेना। मान लीजिए हम अपने भारत का दोस्तों अगर हमें सर्वेक्षण करने को दे दिया जाए तो क्या होगा, अगर हमें भारत का सर्वेक्षण करने को दे दिया जाता है तो हम इतना विस्तार पूर्वक उसका सर्वेक्षण नहीं कर सकते। मोटे तौर पर उसका डाटा लेंगे कि किस किस क्षेत्र के लिए कौन कौन सी चीज़ें उपयुक्त हैं अनुपयुक्त हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो विस्तृत सर्वेक्षण है छोटे क्षेत्रों के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जबकि अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण और सामान्यीकृत सर्वेक्षण बड़े क्षेत्रों के लिए सामान्य जानकारी प्रदान करता है। सर्वेक्षण में मिट्टी के नमूने एकत्र करना, उनका प्रयोगशाला विश्लेषण करना और क्षेत्रों का अवलोकन इसमें शामिल है। अगला हमारा है कि सर्वेक्षण से रोग प्रभावित पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलती है। अब मान लीजिए जैसे हालांकि योग्यता तो खैर इसकी बीएससी एग्रीकल्चर ही है, तो एग्रीकल्चर में एक स्पेशल जो एक फाइनल सेमेस्टर होता है संभवतः, उसमें एक रखा जाता है कि आपको गाँव को विजिट करना होता है। उसमें यह देखना होता है कि, और आपको फाइल मोटी मोटी फाइल बनानी पड़ती, फिर उसको सबमिट करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस करी होगी तो वो अच्छे से मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जब गांव विजिट किया जाता है, अगर कोई फील्ड वर्क आपको दिया जाता है कि फला फला एरिया का आपको सर्वेक्षण करना हो, तो उसमें देखा जाता है कि जो फसलें लगी हैं उसमें उस समय पर किस रोग से किस रोग का वो सामना कर रही हैं, या कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी, या उस एरिया से संबंधित एरिया में किस पोषक तत्व की मिट्टी में ज़्यादा कमी है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें कलेक्ट करनी होती है। तो सर्वेक्षण से रोग प्रभावित और पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों के पता लगाने में मदद मिल सकती है। भूमि बंदोबस्त, कर मूल्यांकन, संरचनाओं का पता लगाने और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए कार्य सभी किए जाते हैं। अगला हमारा बिंदु है कि समस्याग्रस्त मिट्टी की जैसे जल भराव, अपरदन, लवड़ी और बंजर भूमि का वर्णन करना, विभिन्न मिट्टी की स्थितियों और उनके प्रबंधन प्रथाओं के तहत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ये सभी इसमें शामिल होते हैं।
अब मृदा सर्वेक्षण के मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जो मृदा सर्वेक्षण है दोस्तों, उसको मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? एक हो गया हमारा डिटेल सॉइल सर्वे, पहला हमारा क्या है? डिटेल सॉइल सर्वे। अगला हमारा सेमी डिटेल सॉइल सर्वे, फिर है रिकॉन्सिनेंस सॉइल सर्वे, फिर डिटेल्ड रिकॉन्सिनेंस सॉइल सर्वे। तो 4 प्रकार के मृदा सर्वेक्षण हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला हमारा कौन सा है? डिटेल सॉइल सर्वे, फिर सेमी डिटेल सॉइल सर्वे, फिर रिकॉन्सिनेंस सॉइल सर्वे, फिर डिटेल्ड रिकॉन्सिनेंस सॉइल सर्वे। इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक एक करके इन चीज़ों पर अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है विस्तृत मृदा सर्वेक्षण। पहला क्या है हमारा? विस्तृत मृदा सर्वेक्षण, डिटेल्ड सॉइल सर्वे। तो इसको समझते हैं दोस्तों, काफ़ी जरूरी है। यह सर्वेक्षण छोटे क्षेत्रों के लिए एक एक करके एक एक बिंदु पढ़ेंगे और यहाँ से दोस्तों 1 से 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सॉइल साइंस का जो सिलेबस दिया गया, जो उसके अंतर्गत टॉपिक दिए गए हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह सब टॉपिक कोई नहीं, समझ रहे, मोटे तौर पर यही दिया गया है। विस्तृत मृदा सर्वेक्षण, डिटेल्ड सॉइल सर्वे के बारे में बात करते हैं। यह सर्वेक्षण छोटे क्षेत्रों जैसे कि खेत, गांव, एक छोटा सा वाटर सेट के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? तो कीवर्ड क्या याद रखने हैं आपको? पूछ लिया जाता है कि खेत के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण उपयुक्त है, एक गांव के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण उपयुक्त है, और वाटर सेट के लिए, जिसमें से खेत और वाटर सेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह करेंगे तो आप समझ पाएंगे यहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो खैर, यह सर्वेक्षण छोटे क्षेत्रों के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? मैंने अभी बताया विस्तृत सर्वेक्षण में, जब हमने सरसरी तौर पर भी पढ़ा था तो आपको बताया भी। मान लीजिए कि हमारा एक कोई खेत है दोस्तों, तो अगर खेत के बारे में, खेत है या फिर कोई गांव है या कोई विशेष योजना है, मान लीजिए हमने क्या कहा, आपसे ये कहा गया कि आप मनरेगा जो सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है उसके बारे में आपको सर्वे करके देना है। तो कोई अगर आपको एक योजना दे दी गई, कोई एक योजना अगर स्पेसिफिक मान लीजिए कोई ए योजना दे दी गई, तो आप उसके कई खंडों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर पाएंगे कि हाँ, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका समापन कब हुआ, इसकी विशेषताएं कौन से हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियां क्या हैं, सबके बारे में विस्तार पूर्वक आप बात करेंगे। अब अगर आपको ये दे दिया गया कि पूरे वर्ष भर में चर्चा में रही योजनाओं पर आपको क्या करना है, एक ब्यौरा तैयार करना है सर्वे करके, तो अब क्या करेंगे? आप उसको बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों पर अध्ययन नहीं कर सकेंगे। फिर क्या करेंगे? उसके सरसरी तौर पर जो भी चीज़ें जरूरी होंगी कि हाँ, इसके लाभ कौन सी हैं, इसकी हानियाँ कौन सी, इसका शुरुआत इसकी कौन हुई और इसका समापन कब हुआ, ये आप क्या करेंगे? अब मोटे तौर पर योजनाओं का ब्यौरा तैयार कर लेंगे। तो वही है, वही कह रहा है कि विस्तृत सर्वेक्षण में जो चीज़ें छोटी होंगी, वो चाहे खेत हो तो खेत के बारे में, इसमें कौन से संसाधन, इसकी मिट्टी किस प्रकार है, इसके बारे में आप एक अच्छा सा ब्यौरा तैयार कर सकते हैं। कोई आपको स्पेसिफिक एक गांव दे दिया गया, तो आप क्या बता पाएंगे कि इसमें कितने सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं, कितनी दूरी पर है, कितने इसमें स्कूल हैं, ये सभी चीज़, हॉस्पिटल कितने हैं, ये सभी चीज़ें आप आसानी से बता पाएंगे। वहीं एक छोटा सा कोई वाटर सेट आपको दे दिया गया, तो आप बता पाएंगे वो कब। तो इस प्रकार का क्या कहा जाएगा? विस्तृत मृदा सर्वेक्षण कहा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो विस्तृत सर्वेक्षण होता है, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी के प्रकारों, उनकी सीमाओं, विशेषताओं की सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करना। तो सबसे पहली बात आपको यही याद रखना है कि जो विस्तृत मृदा सर्वेक्षण होते हैं वो छोटे क्षेत्रों में करे जाते हैं। जैसे कि खेत हो गया, आपका गांव हो गया, और ये क्या करते हैं? खेत के बारे में, मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं, कि मान लीजिए प्रकार तो खैर कई प्रकार से हो सकते हैं मोटे तौर पर, कि हाँ, दलदली मिट्टी है या बंजर मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है खेती के लिए। उसकी सीमाएं अपनी कौन कौन सी हो सकती हैं, कि हाँ, या कितना बेहतर हो सकती है, कितना बेहतर नहीं हो सकती, या किस प्रकार की निशस्त्र योजनाएं अपनाई जाएं जिससे वह अच्छी उपज प्राप्त हो सके। तो इसकी सटीक जानकारी दी जानी चाहिए। इस पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र में मिट्टी के अवलोकन और नमूने लिए जाते हैं। मिट्टी की सीमाओं को मानचित्र पर सटीकता से दर्शाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखना कि मानचित्र का जो विस्तृत सर्वेक्षण है उसमें मानचित्र का जो पैमाना होता है आमतौर पर
5,000 से लेकर के 20,000 तक होता है दोस्तों। ठीक है, कितना होता है, मानचित्र का जो पैमाना होता है वो कितना होता है, उसको आपको ये ध्यान रखना है। तो इसको खैर अगर दो भागों में भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, एक हो गया हवाई तस्वीर और एक हो गया आपका कैडेस्ट्रल मानचित्र। तो कैडेस्ट्रल मानचित्र जो होता है, अगर उसकी रेंज कितनी होती है पैमाने की, अगर हम उसकी बात करें तो 1:4000 से लेकर के 1:8000 होता है। तो आपको याद कैसे रखना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको क्या करेंगे, ये तो खैर समझने ये तो दिया होगा, लेकिन समझने के लिए कैसे याद करेंगे, बात जब कैडेस्ट्रल की होगी तो आप कैसे याद रखेंगे कि 4000 से लेकर के 8000 तक, कैसे 4000 से लेकर के 8000 तक आप ऐसे याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें जो आपकी हवाई तस्वीरें हैं, उसके लिए अगर पूछा जाएगा तो आप 10,000 से लेकर के 15,000 तक ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको नोट कर देता हूं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर हवाई की बात की जाएगी, अगर हवाई की बात की जाएगी तो 10,000 से लेकर के दोस्तों 15,000 ये रेंज पूछी जाती है। और कैडेस्ट्रल के लिए जो कैडेस्ट्रल मानचित्र होगा, कैडेस्ट्रल के लिए 4000 से 8000 आपको ये याद रखना है, ताकि देखो जब एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। ठीक है, ये आएगा, ये रेंज पूछी जाएगी, इस तरह लिखा होगा। लेकिन एक एक याद करने से क्या होगा, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो आप ऐसे याद रखिए जिससे चीज़ें आपको याद करने में आसानी रहे और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न भी ना पैदा होने पाए। तो उम्मीद है आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो विस्तृत सर्वेक्षण है, क्योंकि इसको अच्छे से पढ़ना है, किसी प्रकार से चीज़ों को छोड़ना नहीं, समझते हुए पढ़ना है। तो यह सर्वेक्षण छोटे क्षेत्रों पर आमतौर पर किया जाता है, जैसे कि कोई खेत हो गया, गांव हो गया, या फिर कोई एक वाटरशेड हो गया जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में हमें पढ़ना होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानकारी देना, उसकी सीमाओं के बारे में जानकारी देना, और जो भी इस मिट्टी पूरा सर्वेक्षण के क्षेत्र में मिट्टी के अवलोकन से क्या होते हैं, नमूने लिए जाते हैं, और मिट्टी की सीमाओं को मानचित्र पर सटीकता से दर्शाया जाता है। मानचित्र का जो पैमाना होता है आमतौर पर 5,000 से लेकर के 20,000 के आसपास होता है। वहीं जो हवाई तस्वीरें हैं उसके लिए क्या करना होता है, 10,000 से लेकर के 15,000 रेंज रखी जाती है, जबकि कैडेस्ट्रल मानचित्र की रेंज 4,000 से लेकर के 8,000 है। इसको याद कैसे रखना ये भी हमने बता दिया है। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ पाएंगे आसानी से। यह भूमि उपयोग योजना कृषि प्रबंधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा जाता है कि भूमि उपयोग योजना के लिए कौन सा सर्वेक्षण संबंधित है। कृषि प्रबंधन, सिंचाई परियोजना और अन्य गहन भूमि विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। गहन भूमि विकास संबंधित, इसमें जो मिट्टी की श्रृंखला होती है, मिट्टी की श्रृंखला जैसे सॉइल सीरीज और उनके चरणों को मानचित्र इकाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे कि सब जितने भी डिटेल्ड सर्वे है, सेमी डिटेल सर्वे या रिकॉन्सनेंस सर्वे, इसमें आपको क्या होता है, मानचित्र की इकाइयाँ पूछी जाती हैं। तो मिट्टी की श्रृंखला और उनके चरण वो क्या होंगे, जो फेज होंगे वो क्या होंगे, डिटेल सर्वे के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा है कि सेमी डिटेल सॉइल सर्वे, अर्ध विस्तृत मृदा सर्वेक्षण। यह विस्तृत सर्वेक्षण की तुलना में कुछ बड़े क्षेत्रों जैसे एक ब्लॉक या तहसील के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो डिटेल सर्वे होता है वो क्या होता है, किसी छोटे क्षेत्र के लिए जब हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी होती है तब उसके लिए इस्तेमाल होता है। जबकि जो सेमी डिटेल सॉइल सर्वे है वो विस्तृत सर्वेक्षण की तुलना में अपेक्षाकृत कुछ बड़े क्षेत्र, जैसे कि क्या हो गया, आपका कोई ब्लॉक हो गया या कोई तहसील हो गई, अगर उससे संबंधित जितनी भी भू से संबंधित कोई योजनाएं हैं या कोई भी जो भी चीज़ें उसके बारे में अगर जानकारी कलेक्ट करनी है तो सेमी डिटेल सॉइल सर्वे
किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी के प्रकार ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जो उनकी मध्यम स्तर की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो जो सेमी डिटेल सॉइल सर्वे होता है उसमें मध्यम स्तर की विस्तृत पूर्वक जो जानकारी होती है वो उपलब्ध कराने का कार्य करता है, मध्यम स्तर की विस्तृत जानकारी। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, निश्चित अंतराल पर मिट्टी के अवलोकन के लिए नमूने लिए जाते हैं, निश्चित अंतराल पर लिए जाते हैं मिट्टी के अवलोकन के लिए नमूने एक निश्चित अंतराल पर इकट्ठा किए जाते हैं। मिट्टी की सीमाओं को हवाई तस्वीरों या स्थलाकृत मानचित्रों के आधार पर आंशिक रूप से अनुमानित कर सकते हैं। जो मानचित्र का पैमाना माध्यम होता है, इसकी बात करें सेमी डिटेल सॉइल सर्वे की, तो इसका जो मानचित्र पैमाना होता है दोस्तों 25,000 से लेकर के 50,000 तक होता है। कितना होता है, 25,000 से लेकर के 50,000 तक होता है, या फिर 1 लाख तक होता है। अच्छा, इसमें जो दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, जो पैमाना दिया गया कहीं कहीं पर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया 5,000 से लेकर के 20,000 तक, तो ये कहीं कहीं पर 5,000 से 25,000 तक भी दिया है कुछ सोर्सेस में, 5,000 से 25,000। ये बाकी एक अनुपात तो सब में दिया गया। तो मानचित्र का पैमाना कहीं कहीं पर आपको 5,000 से 25,000 तक देखने को मिलेगा, या फिर कहीं कहीं पर 5,000 से लेकर के 20,000 तक भी देखने को मिलेगा। और ये विभाजन आपको याद रखना है डिटेल सॉइल सर्वे के अंतर्गत। फिर जो आपका विस्तृत मृदा सर्वेक्षण, इसके अंतर्गत जो मानचित्र का पैमाना रखा गया मध्यम होता है। कितना होता है, 25,000 से लेकर के 50,000 तक, या फिर 1 लाख तक हो सकता है। 25 से 50,000 तक या 1 लाख। यह ब्लॉक स्तर की भूमि उपयोग योजना, कृषि विकास योजनाएं और मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोगी। तो अगर आपसे एक ब्लॉक स्तर की बात की जा रही है या फिर तहसील स्तर की बात की जा रही है, तब आपके लिए चीज कौन सा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सर्वेक्षण है जो तहसील स्तर पर किए जाने के लिए उपयुक्त है। आपको विकल्प दे दिया गया, डिटेल सर्वे, सेमी डिटेल सर्वे, या फिर रिकॉन्सनेंस, या फिर किसी अन्य प्रकार का सर्वेक्षण का कोई विकल्प आपको दिया गया। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्तर की जो भूमि है उससे संबंधित कोई उपयोग योजना, कृषि विकास योजना, वो किस में आएंगे, सेमी डिटेल सॉइल सर्वे में आएंगी। इसमें मिट्टी की श्रृंखला और उनके प्रमुख गुणों के आधार पर मानचित्रण इकाइयां बनाई जाती हैं। तो इसमें मिट्टी की जो श्रृंखला और उनके प्रमुख गुणों के आधार पर किसकी बात की जा रही है, जो मानचित्र इकाइयां हैं दोस्तों, इसमें मिट्टी की श्रृंखला और उसके प्रमुख गुणों के आधार पर बनाई जा रही है। और अगर आप इधर देखें तो इसमें किसके आधार पर बनाई जा रही है, मिट्टी की इसमें श्रृंखला और उसके चरणों की बात की है। तो डिटेल सर्वे के अंतर्गत मिट्टी की श्रृंखला और चरणों की बात की जा रही है मानचित्र इकाइयों के लिए, जबकि सेमी डिटेल सॉइल सर्वे में क्या किया जा रहा है मानचित्र इकाइयों के लिए, मिट्टी की श्रृंखला और उसके प्रमुख गुणों की। तो इसमें बस इतना ही अंतर है। पहले जो डिटेल सॉइल सर्वे के अंतर्गत क्या है, जो डिटेल्ड है दोस्तों, डिटेल्ड में क्या है, डिटेल्ड में चरणों की बात की जा रही गई है, और जो सेमी डिटेल्ड है उसमें क्या की, किसकी बात की गई है, मानचित्र इकाइयों के लिए सेमी डिटेल्ड में गुणों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, गुणों की बात की गई। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि थोड़ी चीज़ें सेम है। यह एपीआई इकाई, यह एपीआई इकाइयों और मिट्टी के बीच सह संबंध विकसित करने से भी संबंधित है। पूछा जा सकता है कि एपीआई इकाई और मिट्टी के बीच जो सह संबंध विकसित करने से किस प्रकार का सर्वेक्षण संबंधित है, तो सेमी डिटेल सॉइल सर्वे। इसको इन सबको याद रखना है, भूलना कुछ भी नहीं दोस्तों। फिर अगला हमारा रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे, इसे हम सभी लोग सामान्यकृत या पूर्वेक्षण मृदा सर्वेक्षण या फिर इसको टोही सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। यह आमतौर पर काफ़ी बड़े क्षेत्रों, जैसे कि एक जिला हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, इसके एक बड़े भाग के लिए किया जाता है। तो डिटेल सर्वे किसके लिए किया जाता है, एक छोटे क्षेत्र के लिए, या फिर कोई आपका गांव हो गया, या कोई छोटा मान लेते हैं कि वाटर शेड हो गया। जबकि जो सेमी डिटेल सर्वे की अगर हम बात करें तो उसमें ब्लॉक या तहसील स्तर पर जो भी योजनाएं परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित अगर हमें जानकारी लेनी होती तब उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि रिकॉन्सनेंस सर्वे के अंतर्गत हम काफ़ी बड़े क्षेत्र को शामिल करते हैं, जैसे कि कोई हमारा जिला हो गया, राज्य हो गया, या फिर देश का कोई एक ऐसा बड़ा भाग जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए होती है।
तो हम क्या करेंगे, तो सामान्यीकृत या फिर क्या कहा जाता है उसको, पूर्वेक्षण मृदा सर्वेक्षण भी कहा जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी के प्रमुख प्रकारों की सामान्य जानकारी, इनका वितरण एवं एक प्रारंभिक अवलोकन करना होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर हमें प्रारंभिक अवलोकन करना है तो किस प्रकार का सर्वेक्षण इस्तेमाल करेंगे, रिकॉन्सनेंस सर्वेक्षण, सॉइल सर्वे इस्तेमाल करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक अवलोकन के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसमें लंबी दूरी के अंतराल पर मिट्टी के अवलोकन के लिए नमूने लिए जाते हैं। अभी आप देखें सेमी डिटेल सर्वे की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था निश्चित अंतराल पर, क्या दिया गया, निश्चित अंतराल पर सेमी डिटेल सॉइल सर्वे के अंतर्गत। जबकि जो आपका रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे है उसमें क्या दिया गया है कि लंबी दूरी के लिए अंतराल पर मिट्टी के अवलोकन किए जाते हैं। तो इसको भी याद रखना। मिट्टी की सीमाओं को मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक मानचित्रों, वनस्पत पैटर्न और हवाई तस्वीरों की व्याख्या के आधार पर दर्शाया जाता है। मानचित्र का पैमाना जो होता है आमतौर पर छोटा होता है, जैसे कि कितना, तो 1 लाख से बड़ा, जैसे कि 2,50,000 या फिर 10 लाख तक करीब मानचित्र का पैमाना हो सकता है, ये याद रखना है। तो मानचित्र का पैमाना छोटा होता है आमतौर पर, 1 लाख से तो बड़ा ही होता है, जैसे कि 2,50,000 से लेकर के 10 लाख के बीच हो सकता है। तो 2.5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच इसका मानचित्र का जो पैमाना होता है दोस्तों, 2.5 लाख से 10 लाख तक हो सकता है, और 1 लाख से तो बड़ा होता ही है। ठीक है, तो 2.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक ये आपकी मानचित्र का जो पैमाना रहेगा। और इसमें लंबी दूरी के अंतराल पर मिट्टी के अवलोकन के लिए नमूने कलेक्ट किए जाते हैं, जबकि उसमें निश्चित अंतराल पर करे जाते हैं। यह व्यापक भूमि उपयोग योजना, क्षेत्रीय विकास योजनाओं और मिट्टी संसाधनों के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसमें मिट्टी के बड़े समूह जैसे मृदा क्रम या उपक्रम को मानचित्रण इकाइयों के रूप में जाना जाता है। तो मानचित्रण इकाइयों के रूप में इसमें किसको जाना जाएगा, मिट्टी के कुछ बड़े समूह जैसे कि जो मृदा क्रम हो गए या उपक्रम हो गए, इनको पहचाना जाएगा। और डिटेल सॉइल सर्वे के अंतर्गत क्या कहा गया था, डिटेल सॉइल सर्वे के अंतर्गत दोस्तों चरणों की बात की गई थी। सॉइल सीरीज जो चरण हो गए थे आपके सेमी डिटेल सर्वे में कौन कौन से थे, सॉइल सीरीज, मृदा श्रृंखला और उसके गुणों की बात की गई थी। और इसमें मानचित्र इकाइयों के रूप में इसमें मिट्टी के बड़े समूह, मृदा क्रम या उपक्रम को मानचित्र इकाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है। योजना क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों और संसाधनों से संबंधित जानकारी तैयार करने और प्राप्त करने के लिए हम टोही सर्वेक्षण का ही अभ्यास करते हैं। तो इसको एक प्रकार से टोही सर्वेक्षण भी कहा जाता है, जिसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, चीज़ों का आरंभिक अवलोकन ही होता है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इधर के मैंने कुछ नाम भी नोट किए, सामान्यीकृत या पूर्वेक्षण मृदा सर्वेक्षण, और या फिर इसको टोही सर्वेक्षण भी कहते हैं दोस्तों। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक अवलोकन के लिए कौन सा किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। और पैमाना वगैरह दोस्तों ये वाली चीज़ें तब पूछेगा जब पेपर आपका कठिन बनाना चाहेगा एग्जाम में। वैसे अगर हाल के पेपर्स को हम देखें तो सिर्फ फैक्ट पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो पेपर है दोस्तों उनका लेवल काफ़ी हाई आ रहा है। अभी बीपीओ का एग्जाम हुआ, अगर आप उसका एग्जाम पेपर देखें तो चीज़ें काफ़ी गहराई से पूछी जा रही। पहले क्या था, अगर कोई आपसे एक्ट पूछ लिया गया कि तो यही पूछ लिया जाता था, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो पहले आपको कुछ सन दे दिए जाते थे, वर्ष दिए जाते थे कि हाँ ये किस समय काल में पारित हुआ। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब वन्य सर्वेक्षण से संबंधित जितनी उसमें कुछ जो उसके भाग हैं, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4, ऐसे करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको चीज़ों को डीप पढ़ना होगा। अब मान लीजिए मैं जितनी ये विशेषताएं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अब आपको रिकॉन्सनेंस सर्वे, सॉइल सर्वे से कोई एक प्रश्न आया तो उसमें 4 लाइन आपको दे दी गई। पहली लाइन तो यही दे दी गई कि यह कितने किया, जिला स्तर पर किया जाता है या ब्लॉक स्तर पर किया जाता है या फिर कैसा किया जाता है, क्षेत्र स्तर पर किया जाता है। ये तो आपसे 1 लाइनर टाइप का पूछ लिया गया। अब अगर आपको इसको थोड़ा जिस प्रकार इस समय के प्रश्न आ रहे हैं, अगर उस लिहाज से अगर पूछना होगा तो इसकी कई विशेषताएं दे दिया जाएगा कि नंबर 1 यह प्रारंभिक अवलोकन के लिए उपयुक्त है, नंबर 2 इसका इस्तेमाल बड़े क्षेत्रों के लिए किया जाता है, नंबर 3
इसकी रेंज 2.5 लाख के आसपास है, या इसे या तो अब अगला विकल्प उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यही सही जवाब हो जाएगा कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना, इन बिंदुओं को भी अच्छे से समझना है। और तो जो आपका एक प्रकार जो सर्वेक्षण है, ये एक प्रकार का तीव्र प्रकार का सर्वेक्षण है। तो यह भी पूछ लिया था कि कौन सा तीव्र प्रकार का सर्वेक्षण है, तो ये रिकॉन्सनेंस सर्वेक्षण सॉइल सर्वे एक प्रकार का तीव्र प्रकार का सर्वेक्षण है। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं तक रहेगा। मिलते हैं हम सभी लोग अगले दिन। धन्यवाद।